Good morning, everyone. Welcome back to our Constitution series. अब तक हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सिएबल होते हैं. अब सवाल ये आता है कि स्टेट को कैसे गवर्न करना चाहिए, स्टेट को कैसे गवर्न करना चाहिए. उसका आंसर हमें मिलता है डीपीएसपी में. उसका आंसर हमें मिलता है डीपीएसपी में. कहाँ दिए हुए हैं डीपीएसपी? They are given to us in Part 4 of the Constitution. They are given to us under Part 4 of the Constitution. From Articles 36 to 51. From Articles 36 to 51. हमने डीपीएसपी कहाँ से बोरो किए हैं? We have borrowed the directive principles of state policy from the Irish Constitution. From the Irish Constitution. What is the aim of the DPSPs? क्या aim है हमारे DPSPs का? It is to achieve social and economic democracy. It is to achieve social and economic democracy. By its very nature, जो हमारे DPSPs हैं, they are नॉन जस्टिसेबल. दे आर नॉन जस्टिसेबल. क्या मतलब होता है नॉन जस्टिसेबल का? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कोर्ट से डायरेक्टली एनफोर्स नहीं कराए जा सकते. कोर्ट से डायरेक्टली एनफोर्स नहीं करा सकते. बट अगेन दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ आवर कंट्री. They are fundamental in governance of our country. DPSPs स्टेट के लिए मॉरल प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन बताता है. DPSPs स्टेट के लिए क्या मॉरल और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं वो बताते हैं हमारे DPSPs. अब हम शुरू करते हैं आर्टिकल वाइज कि कौन से DPSPs हमें क्या क्या बताते हैं, कौन से DPSPs हमें क्या क्या बताते हैं. सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 36. आर्टिकल नंबर 36 विच डिफाइंस स्टेट. विच डिफाइंस स्टेट. क्या लिखता है आर्टिकल 36? कि स्टेट का मतलब वही है जो आर्टिकल 12 में गिवन है. जो आर्टिकल 12 में गिवन है. क्या गिवन था आर्टिकल 12 में स्टेट का मतलब? स्टेट मीन्स या तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी स्टेट गवर्नमेंट, या हमारी लोकल अथॉरिटीज़ और अदर अथॉरिटीज़ व्हेन वी डिड आर्टिकल 12 हमने इसको डिटेल में कवर किया था. क्यों इम्पॉर्टेंट है स्टेट का डेफिनेशन? व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट? क्योंकि जब स्टेट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है वही स्टेट DPSPs फॉलो करने के लिए भी बाउंड है. वही स्टेट DPSPs को फॉलो करने के लिए भी बाउंड है. दैट इज़ वाई इट इज़ अगेन गिवन टू यू अंडर आर्टिकल नंबर 36. देन देयर इज 37. 37 tells you about the nature of DPSP. It tells you about the nature of DPSP. क्या नेचर है DPSPs का? कि वो एनफोर्सिएबल नहीं है. दैट दे आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट्स. But again, they are fundamental in the governance of our country. They are fundamental in governance of our country. State को इन्हें अप्लाई करना पड़ेगा whenever they are making the laws. Whenever they are making the laws, हमें DPSPs को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए. Again, I am repeating myself. DPSPs are non-justiciable, but they are constitutionally obligatory. They are constitutionally obligatory. Now let us move forward to next of the articles. जब भी हम DPSPs पढ़ते हैं we always classify them in three categories.
सबसे पहले कैटेगरी आती है वो DPSPs जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हैं, जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं। कौन से हैं वो आर्टिकल्स? दे आर 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47। अब सबसे पहले हम इन्हीं आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। क्या मतलब है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स का? दैट जो ये वाले DPSPs हैं, जो ये वाले हमारे आर्टिकल्स हैं, दे टॉक अबाउट अ सोशलिस्टिक स्टेट, दे टॉक अबाउट अ सोशलिस्टिक स्टेट, यानी कि दे एम एट अ वेलफेयर स्टेट, दे एम एट social justice, also at economic equality। जो अब हम आर्टिकल्स देखेंगे वो इन्हीं प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हैं, वो इन्हीं प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हैं कि हमारा जो स्टेट है वो एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, सोशल जस्टिस इंश्योर्ड होना चाहिए, एंड देयर शुड बी इकोनॉमिक इक्वालिटी इन द सोसाइटी, देयर शुड बी इकोनॉमिक इक्वालिटी इन द सोसाइटी। सबसे पहले है आर्टिकल नंबर 38। इट सेज दैट वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, इट सेज दैट देयर शुड बी अ वेलफेयर स्टेट। स्टेट को प्रमोट करना चाहिए सोशल जस्टिस, स्टेट को प्रमोट करना चाहिए सोशल जस्टिस एज वेल एज इकोनॉमिक जस्टिस। स्टेट को ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जो ये इंश्योर करे उनको इनकम में जो इनइक्वालिटीज़ हैं, इनकम में जो इनइक्वालिटीज़ प्रेजेंट हैं उनको रिड्यूस करना चाहिए, उनको रिड्यूस करना चाहिए। अब इनइक्वालिटी इनकम में हो सकती है, स्टेटस में हो सकती है और अपॉर्चुनिटीज़ में हो सकती है। किस में हो सकती है इनइक्वालिटी? इनकम में हो सकती है, अपॉर्चुनिटी में हो सकती है और स्टेटस में हो सकती है। तो सोसाइटी को इन सब को रिड्यूस करने पर एम करना चाहिए, इन सब को रिड्यूस करने पर एम करना चाहिए। Article 39 is the most important article. It talks about economic justice. It talks about economic justice. क्या कहते हैं इसके जो important provisions हैं? सोसाइटी में adequate means of livelihood होने चाहिए, adequate means of livelihood होने चाहिए। Material resources जो present है सोसाइटी में, they should be divided for the common good, कि सबका भला हो सकता है। जो हमारे मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए दैट एवरीवन इज एबल टू अचीव बेनिफिट आउट ऑफ इट, दैट एवरीवन इज एबल टू अचीव बेनिफिट आउट ऑफ इट। नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ शुड बी देयर, नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ शुड बी देयर। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, देयर शुड बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। प्रोटेक्शन होना चाहिए फॉर द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स, जो बच्चे हैं उनका अब्यूज़ नहीं होना चाहिए। ऑल दीज आर प्रोवाइडेड टू यू अंडर आर्टिकल नंबर 39, ऑल दीज आर प्रोवाइडेड टू यू अंडर आर्टिकल 39। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर देयर इज दिस केस लॉ, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस रंगनाथा रेड्डी। यहाँ पर नेशनलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज वॉज बीइंग चैलेंज्ड। इशू वॉज दिस दैट कि क्या स्टेट एक्शन वायलेट कर सकता है द राइट टू प्रॉपर्टी। व्हाट वर द फैक्ट्स ऑफ द केस? नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज वॉज बीइंग चैलेंज्ड। इशू क्या बना था केस के अंदर कि क्या स्टेट एक्शन violates the right to property, right to property। क्या डिसीजन आया था इस केस में? what was the decision in the case? The court upheld the rights by relying on article 39 clause B and C that were कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए फॉर द कॉमन गुड।
DPSPs गाइड कर सकता है, DPSPs can guide the interpretation of laws. It can guide the interpretation of laws. This was the decision in the case. Then moving forward to the next article, that is your article number 39A, which talks about free legal aid. It talks about free legal aid. क्या प्रोवाइड करता है आर्टिकल 39 कि सोसाइटी में जस्टिस अचीव होना चाहिए. देयर शुड बी इक्वल जस्टिस. जस्ट बिकॉज कोई रिच है या पुअर है, दे शुडंट बी डिनाइड द राइट्स ऑफ लॉ. फ्री लीगल सर्विसेज दी जाती हैं यहाँ पर गरीबों को, फ्री लीगल सर्विसेज दी जाती हैं यहाँ पर गरीबों को. ठीक है, जो लोग नहीं आ सकते, they don't have the resources to approach the court because of the money factor. So this provision provides for free legal aid to those deprived people. Those deprived people. In the case of Husnaira Khatun versus State of Bihar, यहाँ पर क्या हो रहा था, देयर वर अ लॉट ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, देयर वर अ लॉट ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हु वर जस्ट वेटिंग इन द जेल. वो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं बट उनका ट्रायल नहीं हुआ है, दे हैव बीन स्टक इन द जेल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. मेन इशू इस केस में ये था कि क्या उनका आर्टिकल 21 वॉयलेट हो रहा है. सो कोर्ट सेड दैट स्पीडी ट्रायल is also a part of Article 21. Speedy trial is also a part of Article 21. Also, हमारे लिए यहाँ पे ये केस क्यों relevant है? In this particular case law, the court said free legal aid is mandatory under Article 39A. Under Article 39A. Then moving forward to Articles 41, 42 and 43. These talk about right to work, maternity relief and the living wages. Right to work, maternity leave होनी चाहिए for the pregnant women, and 43 talks about the living wage. What is the living wage? कि इंसान को आप उतना पे करो कि वो अपना सिर्फ सर्वाइवल ही नहीं इंश्योर कर रहा है बल्कि अ डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ वो जी रहा है. वो अपना खाना अफोर्ड कर सकता है, वो अपना घर अफोर्ड कर सकता है. अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज प्रोवाइडेड बाय द वेज यू आर पेइंग. लिविंग वेज का मतलब होता है ये कि बस उसको मिनिमम जितना रिक्वायर्ड आप उसको उतना नहीं पे कर रहे हो, उससे थोड़ा सा ज़्यादा पे कर रहे हो, सो दैट जो इंसान है ही कैन इंश्योर अ डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ. Then there is article number 47, which talks about the nutrition and the public health, It's the state's duty to improve the nutrition, and prohibit intoxicating drinks. This article is basically used to justify the prohibition laws. As I said, जब हम DPSPs पढ़ते हैं हम उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. अभी तक हमने जो पढ़ा that was all about the socialistic principles. Now let's move forward to the second category. These set of DPSPs are based on the Gandhian principles. Article 40, 46 and 47. 40 talks about organization of village panchayats. 46, 47 they talk about जो हमारी सोसाइटी में
SCs हैं, STs हैं, उनका वेलफेयर होना चाहिए, उनका वेलफेयर होना चाहिए, उनका वेलफेयर होना चाहिए. Then thirdly there is liberal intellectual principles. Liberal intellectual principles. इसके अंदर आते हैं आर्टिकल्स 44, 45, 48, 48A and article number 50 and article number 50. Article number 44 talks about uniform civil code. It talks about uniform civil code. हमारे सोसाइटी में डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ रिलीजन ऑफ लोग हैं जो अपने पर्सनल लॉ से भी गवर्नड हैं, जो अपने पर्सनल लॉ से भी गवर्नड हैं. आर्टिकल 44 सिंपली ये कहता है कि ऑल द रिलीजन्स एंड ऑल द डिफरेंट heterogeneous people living in the society should come under one umbrella, should come under one umbrella. सबके लिए एक ही लॉ होना चाहिए, सबके लिए एक ही लॉ होना चाहिए. इन दिस केस लॉ शाहबानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑल्सो, यहाँ पर क्या हुआ था, देयर वॉज दिस मुस्लिम women who claimed maintenance under section number 125 of the CRPC. There was a Muslim woman who claimed maintenance अंडर सेक्शन नंबर 125 ऑफ द CRPC, सेइंग दैट कि मैं भी गवर्न होती हूँ उस लॉ से, मैं भी गवर्न होती हूँ उस लॉ से. सो इन दिस पर्टिकुलर केस लॉ देयर वॉज द डिज़ायर दैट वॉज एक्सप्रेस्ड कि येस देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल द पीपल ऑफ द नेशन, और DPSPs में इसको एक्सप्रेसली इंक्लूड किया गया था. उस टाइम पे भी देयर वॉज अ नीड दैट वॉज फेल्ट कि दैट देयर शुड बी यूनिफॉर्म सिविल कोड, there should be a uniform civil code, but till today ऐसा नहीं आया है, अभी तक we don't have a uniform civil code. Then there is article number 48A which talks about environment protection, which talks about environment protection. By the various case laws भी हमने देखा है कि environment law काफ़ी develop हो चुका है. By the various cases we have seen that कि इस DPSP का implementation काफ़ी हद तक हो रहा है, काफ़ी हद तक हो रहा है. हम जितने भी cases देखते हैं that are filed by MC मेहता versus Union of India, MC मेहता versus Union of India, वो जितने भी cases हैं more and less they relate to environment protection, more and less they relate to environment protection. वहाँ पे कहा था कि DPSPs को और फंडामेंटल राइट्स को हमें इकट्ठे यूज़ करना चाहिए, हमें इकट्ठे यूज़ करना चाहिए. राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट है, दे ऑल आर पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स एंड बाय द वे ऑफ DPSPs हमें उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, हमें उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए. देन देयर इज़ आर्टिकल नंबर 50 विच टॉक्स अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर्स, विच टॉक्स अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर्स. इट सिंपली सेज दैट जो जुडिशरी के फंक्शंस हैं और जो एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस हैं वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म होने चाहिए, वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म होने चाहिए. बेसिकली इसके रूट्स क्या हैं, दैट वी वांट अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमें एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए. बट जब हम और प्रोविजंस पढ़ते हैं आगे हम कॉन्स्टिट्यूशन के जाकर, देन वी सी कि बहुत ज़्यादा इंटरलिंकेज है, बहुत ज़्यादा इंटरलिंकेज है. जितना भी हम सेपरेशन ऑफ पावर्स को अचीव करना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा सबमर्ज्ड है, वो बहुत ज़्यादा सबमर्ज्ड है. सो ये एक जनरल गाइडलाइन है कि हाँ सेपरेशन होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं, बट ऐसा है नहीं. इन द केस लॉ ऑफ मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये इशू भी उठा था दैट कि क्या DPSP सुपीरियर हैं या फंडामेंटल राइट्स सुपीरियर हैं, इन दोनों में से सुपीरियर कौन है. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्लियरली कर दिया था कि सुप्रीमेसी जैसा कुछ नहीं है, इन दोनों के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में हार्मनी होनी चाहिए. वन कैन नॉट डिस्ट्रॉय द अदर, वन कैन नॉट डिस्ट्रॉय द अदर. जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं दे एम एट अचीविंग इंडिविजुअल लिबर्टी, दे एम एट अचीविंग इंडिविजुअल लिबर्टी, whereas जो हमारे DPSPs हैं they aim at achieving social welfare, they aim at achieving social welfare. So हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का
बैलेंस बनाना है, हमें इन दोनों के बीच का बैलेंस बनाना है। कैसे बनाएंगे हम बैलेंस? बाय द वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, by the way of constitutional governance. This is all about the directive principles of the state policy. This is all about the directive principles of the state policy. यहाँ पर ही हम एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, that is fundamental duties. Fundamental duties. It is given to you under Article 51A. It is given to you under Article 51A. This was added in the Constitution by the way of 42nd Amendment Act 1976. This has been inspired by the USSR Constitution. In total, we in the Constitution have been given 11 duties. 11 duties. These are the moral obligations जो citizens को follow करनी चाहिए, जो हमारे citizens को follow करनी चाहिए. Till now हम देख रहे थे फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर सकती है स्टेट, DPSPs उनको इंश्योर कर रही है कि स्टेट को क्या क्या करना चाहिए इन द फंडामेंटल ड्यूटीज़. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिटीजन्स. वी आर टॉकिंग अबाउट द सिटीजन्स. बहुत ही जनरल ड्यूटीज़ दी गई हैं यहाँ पर. इट टॉक्स अबाउट कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना चाहिए. देयर शुड बी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. हमें हार्मनी और ब्रदरहुड मेंटेन करके रखना चाहिए. एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात की गई है, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज, इंजर नहीं करना चाहिए. चिल्ड्रन शुड बी एजुकेटेड. चिल्ड्रन शुड बी एडुकेटेड. ये 86th अमेंडमेंट से ऐड हुआ था. ये 86th अमेंडमेंट से ऐड हुई थी द 11th ड्यूटी दैट द चिल्ड्रन शुड बी एजुकेटेड. दैट द चिल्ड्रन शुड बी एजुकेटेड. क्या नेचर है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का? अगेन वो भी नॉन जस्टिसिएबल हैं. दीज आर नॉन जस्टिसिएबल बट दे आर यूज्ड फॉर इंटरप्रेटिंग द लॉज. दे आर यूज्ड फॉर इंटरप्रेटिंग द लॉज. ऑल्सो दे आर यूज्ड टू जस्टिफाई द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स. ऑन द फंडामेंटल राइट्स. These are the fundamental duties that have been given in the Constitution. In the case of AIMS Students Union, AIMS Students Union versus AIMS, issue was कि क्या relevance है इन fundamental duties की? What is the relevance of the fundamental duties? The court said that fundamental duties are not enforceable, but courts can rely on them. The courts can rely on them to uphold laws. To uphold laws. In this case law, it is a very famous case law, Ram Leela Maidan incident case. In this case, the court said that कि जो हमारे citizens हैं, जो हमारे citizens हैं, they must respect the public order. यहाँ पर fundamental duties को यूज़ किया था उन्होंने to draw a balance between the protest and the public order. In the case of MC Mehta versus Union of India, they used the Article 51A clause G and said that citizens are duty bound. Citizens are duty bound to protect environment. To protect environment. Together by the way of DPSPs and the fundamental duties,
DPSPs were the duty upon the state and fundamental duties are the duty upon the citizens. DPSPs were the duty upon the state and fundamental duties are the duty upon the citizens. Together, what is the aim that is to be achieved? It is constitutional morality. क्या हम अचीव करना चाह रहे हैं? Constitutional morality. अगेन DPSPs स्टेट के गोल्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे दे वर राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल. दे वर राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल. सो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट वर्क्स ऑन द ट्रिनिटी. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इट्स वर्क अपॉन द ट्रिनिटी. क्या है? राइट्स, ड्यूटीज़ and the directives. And the directives. This is all about the DPSPs and the fundamental duties. Thank you for today's lecture. See you in the next lecture.